Ouais.
जा रही है। हेलो शुभम जी, बताइए। अभी तो शुरू करते हैं। सभी को सादर प्रणाम। परम आराध्या माँ सरस्वती भगवती और इस अंतर्जाल कार्यशाला में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण, वैदिक विज्ञान केंद्र के समस्त प्राध्यापकगण, आज हम लोग ज्यामिति के बारे में बात करेंगे। ज्योमेट्री। हम सब ने और इस प्रकार से एक सूत्र पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। उदाहरण के लिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, करके देख लीजिए। हाँ, अभी आवाज आ रही क्या? नमस्कार, आवाज आई क्या? एक बार वहाँ बोलना पड़ेगा, ठीक है? जरा ऑडियो वीडियो चेक करेंगे जरा। एक बार देखें जरा क्या स्थिति। सभी को नमस्कार। अब आ रही क्या आवाज? मैसेज में अगर आ रही तो बोलिए। देखिए उसको थोड़ा मैंने देखने का प्रयास किया तो वहाँ से कुछ हुआ था, वहाँ सही है। आप लोगों को आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? वहाँ आ रही, किसी का आया कि नहीं आ रही है? तो मतलब उनकी प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ आ रही, आप लोगों को आ रही, वीडियो भी दिख रहा है, ठीक।
तो ज्यामिति में आप सबने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एक उदाहरण ले लेते हैं, 3 का वर्ग करें और 4 का वर्ग करें, दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा? 25, 25। ये किसका वर्ग है? ये 5 स्क्वायर। ये किसकी प्रमेय है? कौन सी थ्योरम है ये? कौन सी थ्योरम है ये? हाँ, ए बी सी। ये 3 है, ये 4 है और ये 5। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के जो दो भुजाएं हैं, आधार और लंब, उनका वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग ये किसके बराबर है? कर्ण के वर्ग। ठीक है, और आपने इसका नाम बताया पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। किसी को मालूम है क्या पाइथागोरस कब आए इस दुनिया में? तो पाइथागोरस का कार्यकाल है 600 बीसी, ईसा से 600 साल पहले। और जिस प्रमेय को दुनिया जानती है, उस प्रमेय के नाम से, पाइथागोरस के नाम से, दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में एक भी पृष्ठ की मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध नहीं। और ये दुनिया में झूठ चल रहा है कि ये पाइथागोरस की प्रमेय। और पाइथागोरस से भी 200 साल पहले, यानी कितने साल पहले आए होंगे? 600 में 200 और जोड़ दीजिए तो 800 बीसी में बोधायन का कार्यकाल दुनिया मानती है तो लगभग ये 3000 साल पहले का बोधायन का, कम से कम 3000 साल पहले का। 800 माना तो पाइथागोरस से कितने वर्ष पहले? 200 साल पहले। और बोधायन सुलभ सूत्रम, ये हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है। पाइथागोरस की कोई एक सिंगल पेज भी नहीं है दुनिया में किसी लाइब्रेरी, और वो झूठ हम जानते हैं। जो प्रत्यक्ष में है उसके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। और बोधायन सुलभ सूत्रम के साथ साथ 8 प्रकार के सुलभ सूत्रों का उल्लेख आता है, जिसमें से 6 की सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है। ठीक है, तो नाम किसका चलना चाहिए? बोधायन का। बोधायन किसके पुरखे हैं? अमेरिका के, इंग्लैंड के, यूरोप के, चीन के, किसके पुरखे हैं? तो किसके पुरखों को पूजना, अपने की दुनिया की? कब शुरू करेंगे पूजना, बोलना? तो मैं आपको ग्रंथ दिखाता हूं। ये बोधायन सुलभ सूत्रम है, जो वैदिक विज्ञान केंद्र के पुस्तकालय में है। ऐसे 4 प्रकार की टीकाएं यहाँ उपलब्ध हैं। टीकाएं बहुत सारी हैं बोधायन सुलभ सूत्रम की, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, अन्य भाषाओं में भी है। तो ये हार्ड कॉपी उपलब्ध है। और बोधायन ने ये नहीं कहा कि मैंने लिखा है, उन्होंने कहा परंपरागत ढंग से मैंने सीखा। यानी उसके पहले से दुनिया, माने देश के विद्वान हमारे जानते थे, हमारे ऋषि महर्षि जानते थे। उन्होंने तो उल्लेख किया है कि मैंने कहीं से सीखा, मैं इसको यहाँ दे रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सूत्र यानी संक्षेप में कोई बात कहे, सुलभ यानी रस्सी। और आजकल जितने कारीगर हैं किसी भी क्षेत्र में, सब सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे मिट्टी का काम हो,
या किसी भी प्रकार का काम हो, नापने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऐसा प्राचीन काल से हम करते आए। ठीक है, तो वस्तुतः ये कौन सी प्रमेय है? ये बोधायन प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय नहीं, ये तो झूठ है जो हम बोलते रहे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं पाइथागोरस के नाम पर। ठीक, तो जो बोधायन शुल्क सूत्र में श्लोक आया है वो मैं लिखता हूँ। तो श्लोक ऐसा है, दीर्घ चतुरस्र अथान्या रज्जु, रज्जु यानी रस्सी, रज्जु गणित, दीर्घ चतुरस्र अथान्या रज्जु पार्श्वमानी तिर्यकमानी च यत् तत्सत् भूते पुरुषः तत् उभयं करोति। ऐसा यह है 1:48 पहले अध्याय का 48वां श्लोक है। ये यहाँ पर तत् उभयं करो। अब इसका अर्थ क्या है? इस तरह से हम एक आकृति बनाते हैं। इस आकृति का नाम दिया हमने ए, बी, सी और डी। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। हिंदी में क्या कहेंगे मालूम है क्या? इसको बोलते हैं आयत। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं? हिंदी अंग्रेजी वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर। कब बोलते हैं? जब आधार माने बेस और परपेंडिकुलर दोनों बराबर हो, यानी ये दोनों जो भुजाएं हैं ये आपस में बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हो तो वर्ग बोलते हैं। इसको संस्कृत में बोलते हैं चतुरस्र, वर्ग को, स्क्वायर को, चार भुजाओं वाला। चतुरस्र यानी चार बराबर भुजाओं वाला चतुरस्र। उसके पहले क्या शब्द लगा है? दीर्घ। तो किसी एक भुजा को बढ़ाना तो वो हो जाएगा दीर्घ चतुरस्र। कैसे बढ़ाना? अभी अगर ऐसे लिया तो ये हो गया वर्ग। अगर मैं यहाँ नाम दूं एम एन, तो ए एन एम डी, ये तो वर्ग है, ये इतना। ठीक है, आधा भाग जो क्या है वर्ग है। हमने क्या किया, ए एन को बढ़ा दिया, ये क्या हो गया? दीर्घ चतुरस्र हो गया, आयत। इतनी बात ठीक है? अच्छा जी, तो भुजाएं बराबर हैं तो हम कहेंगे वर्ग है, और किसी एक भुजा को खींच दें तो वो वर्ग दीर्घ हो गया। इसका नाम है दीर्घ चतुरस्र, बड़ा वर्ग। ऐसा इसको हम बोलते हैं आजकल आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा। तो
ये अब इसमें 3 शब्द हैं, एक है अक्षाण्या, एक है पार्श्वमानी और एक है तिर्यकमानी। 1 2 और ये तीसरा 3। इसको समझने की जरूरत है। क्या है रज्जु यानी रस्सी, तो रज्जु गणित, रस्सी गणित, या इस प्रकार से कोई भी नाम दे सकते हैं। ज्यामिति आज इसको इसलिए बोलते हैं, इसको भूमिति भी बोलते हैं, आकृतियों को नापने के लिए ज्यामिति ऐसा शब्द है। ठीक है, प्राचीन काल में जो नाम चलता था वो रज्जु गणित। ठीक है, तो अक्षाण्या क्या है यहाँ पर, अगर हम ए और सी को मिला दें तो इसको हम कहेंगे अक्षाण्या। आजकल अक्षाण्या को, एसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो ये जो एसी है हमारा, इसको आपने कहा कि ये डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, ए बी क्या कहेंगे इसको, इस आकृति को बनाना है तो क्या चाहिए, किसी भी आकृति के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आधार चाहिए, बेस। तो ए बी को हम कहेंगे बेस, आधार। इसका नाम है पार्श्वमानी। ठीक है, तो पार्श्वमानी क्या है यहाँ पर, ए बी। ए बी क्या है आज की भाषा में, आधार है, बेस है। बोधायन सूत्रम में इसको क्या नाम दिया, पार्श्वमानी। इसकी वृद्धि को रोकना है ए बी की, तो कोई एक रेखा चाहिए। तो वृद्धि को रोकने वाली रेखा कौन सी है, ए बी की वृद्धि को, ए से बी की ओर बढ़े हम और बी को बढ़ने से रोकना है, तो कौन सी रेखा खींची हमने, बीसी। ए बी की वृद्धि कब रुकेगी, जब बीसी खींचे। तो यहाँ पर ये बीसी है। बीसी का आज की भाषा में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लंब। इसका नाम है तिर्यकमानी। बीसी क्या है, तिर्यकमानी। ठीक है, और जो डायगोनल है वो अक्षाण्या है, विकर्ण। तो कौन सी हो गई, एसी की बात समझ आई। तो वो कहना यह चाहते हैं कि आयत के विकर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष 2 भुजाएं कौन सी हैं, पार्श्वमानी है, तिर्यकमानी। ठीक है, तो सूत्र क्या बना, सूत्र बना AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC। वो कह रहा है चा यत पृथक भूते कुरुतः तत् उभयम करोति। उभयम माने आधार और लंब, 2 का वर्ग अलग अलग निकालें, जोड़ें तो किसके बराबर होगा, विकर्ण के वर्ग के बराबर। ठीक है, बोधायन सूत्रम में इस प्रमेय को जो परिभाषित किया, कौन सी आकृति लेकर किया, आयत लेकर किया। पाइथागोरस ने किसको लेकर के किया, समकोण त्रिभुज लेकर के। ठीक है कहीं नहीं उसका, वो कोई भी प्रश्न में, एक भी प्रश्न पाइथागोरस के नाम से दुनिया की किसी लाइब्रेरी में, वो समकोण त्रिभुज की बात करता है, हम आयत की बात करते हैं। कौन ज्यादा व्यापक है, त्रिभुज की आयत, आयत ज्यादा व्यापक है। और ठीक है, हम और आगे की बात कर रहे हैं, उसमें से आधा उसने चोरी किया, अपने नाम से दे दिया।
और पाइथागोरस का नाम बड़ा था तो किसी ने पाइथागोरस के नाम पर चला दिया। ये है, पाइथागोरस ने दिया कुछ नहीं, किसी और ने, क्योंकि उनका नाम व्यापक था, उनके नाम से चला दिया। ये ठीक है, हो गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको AC निकालना है तो क्या चाहिए, AB चाहिए और BC चाहिए। जो AC है AB और BC पर निर्भर है, तो AB और BC ये स्वतंत्र है, लेकिन AC क्या है, ये परतंत्र है। ठीक है, और इसलिए बोधायन ऋषि ने अगले श्लोक में 1:49 में जो उल्लेख किया, उन्होंने कहा त्रिक चतुष्टयोः, 3 4 द्वादश पंचिकयोः और पंचदश अस्तिकयोः, 15 इस तरह से 7 और 24, 12 और 35, 15 और 36, ऐसा वो उल्लेख करते हैं। ठीक है, उन्होंने आधार की बात की, लंब की बात की, किसकी किसकी बात की, आधार की, लंब की। किसके बारे में कुछ नहीं कहा, विकर्ण के बारे में। क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये जो विकर्ण है इन दोनों पर निर्भर। ठीक है, तो 3 और 4 से विकर्ण क्या आएगा, विकर्ण, विकर्ण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर, कैसे निकालना है, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग बराबर, शुरू में किया हमने कितने का, 5 का वर्ग। उन्होंने 5 नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, 3 और 4 कहा। इन्हीं दो की जरूरत है। हमारी संतानें अगर बुद्धिमान होंगी तो 5 निकाल लेंगी, नहीं तो वो लिख रखा है, बात ठीक है कि नहीं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि 3 और 4 स्वतंत्र हैं, लेकिन 5 ये परतंत्र है, और किस पर निर्भर है, 3 और 4 पर निर्भर है। इसलिए 5 का उल्लेख उन्होंने नहीं किया, माने इतने उच्च कोटि की गणतज्ञ होते हैं। ठीक है, ऐसे 12 है और 5 से क्या आएगा, ये तो आ गया 5 यहाँ पर। 12 का वर्ग करें ना 5 का वर्ग करें, जरा निकालें सबको आप लोग। ये एक पहले अध्याय का 49वां श्लोक है। तो वो पार्श्वमानी की बात कर रहे हैं और तिर्यक माने की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, अर्थान्य की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो निर्भर है। वेरी गुड, 13।
15/8 से क्या आया? चलिए मैं लिख देता हूँ, ये तो 17 है, ये 25 है, और ये 37 है, और ये 39 है। घर में जाकर इसको करके देख लीजिए। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने का भाग जा सकता है? 3 का तो क्या आ जाएगा? 5, 12, 13। ऊपर कहीं है क्या जी? ये है। ठीक है कि नहीं? तो मैंने अगर त्रिभुज बनाया और मैंने कहा कि ये 5 है, ये 12 है, ये कितना है? इसको मैंने अगर थीटा नाम दिया तो थीटा का आधार 5 है, लंब 12 है, और विकर्ण क्या है? 13 है। ठीक है ना? तरह से। और ये कौन सा कोण हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना? तो 90 माइनस थीटा का आधार क्या हो गया? 90 माइनस थीटा इधर बन रहा है, तो इसका आधार क्या हो गया? 12। लंब क्या हो गया? 5। और विकर्ण क्या हो गया? 13। तो ये जो दोनों हैं, एक कोण थीटा के लिए है और दूसरा उसका कोटि पूरक है। एक एंगल है थीटा और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट एंगल। नाइन्टी माइनस थीटा। ठीक है कि नहीं? और इसी में अगर 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है 15, 36 और 39। ठीक है? 3 का गुणा कर दें तो 15 कहाँ हो जाएगा? 15 इधर कहीं हो जाएगा, 36 इधर कहीं हो जाएगा, और ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन कोण कौन सा रहेगा? कोण थीटा ही रहेगा। कोण थीटा ही रहेगा, कोण में परिवर्तन नहीं होगा। कोण वैसे ही रहेगा, भुजा बदल गई, यहाँ भुजा बढ़ गई, यहाँ हम आधा कर दें तो ये ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? सब आधा हो जाएगा। लंब आधार, आधार लंब का सभी सब क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? उसी अनुपात में तीनों भुजाएं घट बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, ये थीटा है, इसको हम कहेंगे आधार, लंब, और तीसरा क्या आ जाएगा? विकर्ण। संकेत में कहना हो तो बी, ई और डी। बी यानी बेस, सी यानी परपेंडिकुलर, डी यानी डायगोनल। ठीक है? तो हमने कहा 5, 12, 13, और इसी को कह दिया 15, 36, 39। और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या हो गया? इसको यहाँ बोलो कि 5, 12, 13, 90 डिग्री माइनस थीटा ये है। तो क्या आ जाएगा? 12, 5, 13। विकर्ण नहीं बदलेगा क्योंकि ये निर्भर है, स्वतंत्र नहीं है। और लंब और आधार को आपस में बदल लें तो कोटि पूरक कोण निकल आएगा। ठीक है? कॉम्प्लीमेंट एंगल निकल आएगा। और ये जो तीनों हैं इसको बोलते हैं बोधायन संख्या।
जिसका उल्लेख उन्होंने किया, बोधायन संख्या, बोधायन नंबर। भुजाओं को संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया, बोधायन संख्या। ऐसी कितनी बोधायन संख्याएं दी उन्होंने, अभी जो नोट किया आपने? 6 7 कितनी बोधायन शुभ सूत्रम से कितनी दी है? हाँ हाँ, अभी जो 3 4 12 5 है, लिखा ही नहीं था। तो ये 3 बातें हो गई। पहला थीटा के लिए हो गया, दूसरा किसी नियत संख्या से गुणा कर दिया तो कोण वही रहेगा, कोण नहीं बदलेगा, भुजाएं बदल जाएंगी। अब तीसरा कोटि पूरक कोण के लिए आ गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल के लिए आधार और लंब आपस में बदल गए। हाँ, बोधायन संख्याओं के सिद्धांत में 5 लाइनें पर्याप्त है, जिसमें से 3 आपने कर ली, 2 और हैं, कभी अवसर मिलेगा तो उसको चर्चा करेंगे। और अगर इन 5 लाइनों पर आप मास्टर हो गए, बहुत सरल है, इन 3 में आपकी मास्टरी हो गई कि नहीं? अभी समझ में आ गया कि नहीं? तो 5 में से 3 यानी आधे से अधिक, बात ठीक है कि नहीं? 60% हम जान गए। तो इन 3 लाइनों में 60% तो हम आ गए, फर्स्ट क्लास तो हम हो ही गए। बाकी 2 जान लेंगे तो 100% की ओर चले जाए। ये 5 लाइनें इतनी पर्याप्त हैं कि ज्यामिति की जितनी शाखाएं हैं गणित में आज, सबका सॉल्यूशन इन 5 लाइनों में। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे डायनामिक्स हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे 3D हो, जिसमें भी ज्यामिति बनती है उन सब का सॉल्यूशन इन 5 लाइन में, गारंटी। ठीक है, तो 5 में से 3 आप जानते हैं। ठीक है, अब बोधायन संख्याओं की गणना हम करते हैं। ठीक है, गणना के लिए मैं आपको सूत्र बताता हूँ। सूत्र यह है कि उसको हम नाम देंगे, यहाँ कह सकते हैं चर, वेरिएबल, इसको नाम दे देंगे हम n। ठीक है, और ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बना लीजिए कॉलम जरा आप जल्दी। अब यहाँ लिख लेते हैं आधार, यहाँ पर लंब, और यहाँ पर कर्ण, विकर्ण। हो गया? ठीक है। हम्म, और आधार को क्या बोलते हैं? बी। लंब को सी, विकर्ण को डी। सूत्र ये है, इसको हम कहेंगे एन स्क्वायर, यानी इसको हम कहेंगे 2m, इसको हम कहेंगे एन स्क्वायर प्लस 1। हाँ, ये 2m है। P इज इक्वल टू 2m, ये फार्मूला। करना कैसे है? मान लो हमको 4 के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। यहाँ 4 चौको एन स्क्वायर, 4 चौको 4 इंटू 4, 16। 16 में से एक कम करो, 15। 16 में एक जोड़ेंगे तो 17। 15 8 का उदाहरण उसमें आया था बोधायन से, ये निकल के आ गया।
माने आयत की भुजाएं विकर्ण सहित आ गई इस सूत्र में। ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ऐसे जरा देख करके देख लीजिए, निकाल सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, चलिए। दो दो का जैसे करते हैं, दो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 2m से। और 2 का वर्ग भी 4 होगा, एक कम करें तो 3, एक जोड़ दे तो एक जोड़ दो, 4 में एक जोड़ दो 5, 3 4 5, इसका भी उल्लेख उन्होंने किया है, ठीक है। अगर एक ले लिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, एक में एक घट गया तो शून्य आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा, एक धन है। 3 का करते हैं तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 करके 9 में एक कम 8, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए भाग जा रहा है किसी का, क्या, 0 2 2, कितने का भाग चला जाएगा, 2 का। तो 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है। अच्छा, 8 6 10 में कितने का भाग जाएगा, यहाँ भी 2 का चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 5। जरा इसको देखें, जो 2 से आ रहा है और जो 3 से आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 से आया 3 4 5, और 3 से आया 4 3 5। ये क्या है आपस में, थीटा और 90 माइनस थीटा, 3 4 5 4 3 5, नहीं, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। ये ऐसे किया हमने, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये थीटा है, ये कितना है, 90 माइनस। एंगल भी आ गया और कॉम्प्लीमेंट एंगल भी आ गया यहीं से। जरा कर लेंगे आगे की गणना, करके देखिए जरा, कर सकते हैं क्या, और किसी में भाग चला जाए तो भाग देते हैं।
आ गया क्या? तो इसमें क्या आ जाएगा? भाग देंगे तो क्या आएगा? 12, 5, 13। ठीक है। फिर 6 वाले में 12, 35 और 37। 7 वाले में 14, 48 और 50। तो क्या हो जाएगा? 24, 7, 25। फिर क्या आएगा? 8 दूनी 16। यहाँ पर 63 और 65। ठीक है। 9 वाले में 9 दूनी 18, 80 और 82। क्या हो गया? 40, 9, 41। 10 वाले में 20, फिर 99 और 10। ऐसा है। बोधायन पूर्व सूत्र में किसका किसका है? उन्होंने जो दिया है त्रिक चतुष्टयोः। तो त्रिक चतुष्टयोः द्वादश पंचिकयोः। ठीक है। फिर पंचदश अस्तिकयोः। फिर वो कह रहे हैं सप्तिक चतुर्विंशतियोः। सप्तिक चतुर्विंशतियोः। फिर वो कह रहे हैं द्वादशिक पंचत्रिशतियोः। द्वादशिक पंचत्रिशतियोः। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और फिर है ये पंचदशिक संत्रिशत। पंचदशिक संत्रिशत है कहीं नहीं, तो इसमें गुणा कर दें तो वो आ जाएगा। इस वाले में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो ये छठवां हो गया इसी में। कैसे छठवां आ जाएगा? 3 का गुणा कर हो गई बात। और ये देखिए क्रम से हैं 3, 4, 5। फिर अगले में 4, 3, 5 आ रहा है, तो कह रहे हैं कि वही हो जाएगा तो क्यों दें? ठीक है नहीं? उसके तुरंत बाद 15, 8, 17 है। उसके तुरंत बाद 12, 5, 13 है। उसके तुरंत बाद 35, 12, 37 है। और फिर 24, 7, 25 है। क्रम से। तो क्रम से और कोई एक लेकर के उसमें कुछ गुणा कर दिया। आप कहते 3 का क्यों किया, 5 का क्यों नहीं किया, 2 का नहीं किया? आप कर लीजिए ना। उन्होंने तो बताया ऐसा करेंगे तो कौन वही रहेगा, उनका कहना ही है। तो क्रम से जो बोधायन संख्या आ रही है उनके 2 दिए उन्होंने, पार्श्वमानी और क्रियाहीन, आधार और लंब, बेस एंड परपेंडिकुलर, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया। ठीक है। अब आपको करना यह है कि जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम है और 2, 4, 6, 8, 10 ये सम है, तो इनकी अलग अलग तालिका बनाना है। एम, मेरी बात फिर सुन लीजिए। एम लेना है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसकी तालिका पहले बना लीजिए जरा। क्या बनाना है आपको? एम क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। हाँ, उसी तरह से क्या करना है? एम स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस 1।
गणना करके नीचे तरफ देखिए। जी क्या कह रहे हैं? तो पहले वाले में क्या आया? 0 2 2, इसमें 2 से भाग चला जाए तो क्या लिखेंगे? आगे और बना लीजिए 0 1 2, तो फिर पक्का और बना लीजिए। तीन वाले में क्या होगा? 6 8 और 10, भाग चला जाएगा 4 3 5। इस तरह से आगे वाले में क्या हो जाएगा? 24 10 26, 2 का भाग यहाँ भी 12 5 13, 4 दूनी 14, क्या है ये? 48 और 50। क्या आएगा? 24 7 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 80 82, भाग देंगे तो 40 9 41। 11 वाले में 22 20 122 हो जाएगा 7 11 71। 13 वाले में 26 168 170। यहाँ क्या हो जाएगा? 8 4 13 8 5। 15 में 30 224 226, ये हो गया 15 1 1 2 1 1 3। आगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है ये देखो। इसकी विशेषता ये है, यहाँ पर देखना है मिडिल में क्या है? 1 3 5 7 9 11 13 15। इसी तरह से जो m है वही यहाँ आ रहा है, ये ध्यान देने की बात। जो m है वही आ रहा है, क्योंकि 2m है यहाँ, 2 से भाग देना है, m ही बचेगा। ये वस्तुता क्या है? हमारा m है। और यजुर्वेद में एक ऋचा आती है, एकाचमे त्रिशतमे पंचचमे सप्तचमे नवचमे एकादशचमे त्रयोदशचमे पंचदशचमे, कहाँ तक जाता है? त्रयस्त्रिंशतचमे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, यहाँ तक वो उल्लेख करते हैं ऋषि। और आगे कहते हैं यज्ञेन कल्पन्ता, इसको चमे सूक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चमे
2 किसमें है ये? यजुर्वेद में। यहाँ पर ग्रंथ है, आप उठा के देख सकते। क्या है मंत्र? एकाचमे, त्रिष्टमे, पंचचमे, सप्तचमे, नवचमे, एकादशमे, त्रयोदशमे, पंचदशमे, सप्तदशमे, नवदशमे, एकविंशतिशतमे, त्रिविंशतिशतमे, पंचविंशतिशतमे, सप्तविंशतिशतमे, नवविंशतिशतमे, एकत्रिंशतमे, त्रयस्त्रिंशतमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। यज्ञ के द्वारा आगे की कल्पना करें। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आगे की गणना आप स्वयं करिए। और कहाँ तक कहा है उन्होंने? 1, 3, 5, 7, कहाँ तक? 33 तक। और गणित शास्त्र में जो कुछ भी आज तक कहा गया है, किसी भी शाखा में, अंकगणित में, बीजगणित में, रेखा गणित में या अन्य किसी में, ये ऋचा सबकी व्याख्या करने में सक्षम है। तो जब ये मंत्र मैं पढ़ता हूं तो मुझे बोधायन संख्याएं दिखाई पड़ती हैं, और बोधायन संख्याओं का ये बीज है। मैंने वहां चर नाम दिया था। बीज से क्या बनता है? वृक्ष बनता है। तो जो भी ज्यामिति है जो हम पढ़ते हैं उसका बीज मंत्र है। बात ठीक है? ये लिख चुके हैं सब, हटा दिया जाए। आगे के और करिएगा, 33 तक जाइएगा। मैंने 21 तक किया है क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। 33 तक जाइए, संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन करके देखिएगा। और ये मंत्र भी ढूंढिएगा, और गूगल में डालेंगे तो ये मंत्र आ जाता है। एकाचमे, त्रिशतमे ऐसा लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगी। अभी हमने कैसे बीजांक लिए, बीज लिए? अभी हमने कैसे बीज लिए? ये कैसी संख्या है? ये 1, 3, 5, 7 कैसी संख्याएं हैं? विषम, ऑड। जो भी हैं सबके सब कैसे हैं? ऑड नंबर हैं। कौन सा रह गया बीच में? अभी हम बीज और कौन सा ले सकते हैं? हम 2 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6, 8, 10 ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तब उसको लेते हैं। अब एम हम लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। सूत्र वही है। क्या है सूत्र हमारा? n² - 1 2m और n² + 1। ये हम क्या गणना कर रहे हैं? हम आयत की भुजाएं और उसका विकर्ण निकाल रहे, जिनका नाम है बोधायन संख्या। बोधायन संख्याओं को हम जनरेट कर रहे हैं। तो बीच का पहले काम कर लेते हैं। बीच में क्या हो जाएगा? इसका दोगुना करना है। क्या हो जाएगा? 4, 8, 12, फिर क्या होगा? 16, 20, 24, 28, 32, फिर क्या होगा? 36, 40, 44। आप 24 का भी लिख लीजिएगा तो 48 आ जाएगा। 24 भी लिख लीजिए तो आपका 48। मेरे लिए थोड़ा जगह कम पड़ गई, लेकिन मैं भी लिख लेता हूँ, मेरा भी काम चल जाएगा मुझे लगता है। देखते हैं यहाँ पर 24 पे क्या आ जाएगा? 48 हो गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए जरा। 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। 4 में 1 कम करो
3 और 1 बढ़ाओ, ठीक है। 4 चौको यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिएगा सारा। यहाँ भाग देने का झंझट आपको नहीं है। कितनी गति से गणनाएं हो गई ये सब की सब, ठीक है। अब चमे सूक्त में ही दूसरा मंत्र है। वो जो मंत्र था विषम संख्याओं का, ये मंत्र है 4 के पहाड़े का। कैसा मंत्र है? चतुश्चमे अष्टौचमे द्वादशचमे षोडशचमे विंशतिश्चमे चतुर्विंशतिश्चमे अष्टाविंशतिश्चमे द्वात्रिंशत्चमे षट्त्रिंशत्चमे चत्वारिंशत्चमे चतुश्चत्वारिंशत्चमे अष्टाचत्वारिंशत्चमे। यहाँ तक ऋषि बोलते हैं और आगे कहते हैं यज्ञेन कल्पनता। 4 का पहाड़ा वो बोलते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 और अंत में क्या बोलते हैं? यज्ञेन कल्पनताम। यज्ञ के द्वारा आगे की कल्पना करो। यज्ञ का मतलब होता है वृद्धि से, जोड़ने से। और भी कई अर्थ इसके कर सकते हैं आप। तो चमे सूक्त के ये जो विषम संख्या के लिए और सम संख्या के लिए मंत्र हैं, ये गणित शास्त्र की किसी भी शाखा के लिए व्याख्या करने में सक्षम। केवल 2 मंत्र पर्याप्त हैं आज तक गणित शास्त्र में जो कुछ भी कहा। कोई कह सकता है कि इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो ये होमवर्क सबके लिए है। व्याख्या कैसे करना ये हम सबको तय करना पड़ेगा, लेकिन प्रारंभ से चलना पड़ेगा। हो गया? तो ये जो 4, 8, 12, 16, 20 का मंत्र है, मुझे इसमें बोधायन संख्याओं का बीज मंत्र दिखता है। क्योंकि 4, 8, 12, 16 यहाँ क्रम से आ रहा मंत्र है और ये लंब है। इसके दाएं बाएं हमको जाना है, तो इसका आधा करें, वर्ग करें, घटा दें और जोड़ दें एक को, तो मिलता चला जाएगा कि नहीं? और ठीक है कि नहीं? तो ये एक बीज लेकर के किया। 2 बीज लेकर के भी कर सकते हैं। 2 बीज लेकर कैसे करना? एक बीज का नाम है m, दूसरे बीज का नाम है n, और जो सूत्र बनता है वो इस तरह से बनता है 2mn n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसमें किसी का भाग जाए, यानी 2 का भाग जाए या किसी और संख्या का भाग जाए, वो आप देख। भाग नहीं जाता है तो ज्यों का त्यों लिखे, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये आधार है, ये लंब है और ये
रिटर्न। ठीक है, चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, यहाँ m कोई भी ले सकते हैं, कोई भी m बोलिए आप 3, चलो आप कोई भी n बोलिए 2, चलो अब आप m कोई भी बोलिए 5, आप कोई भी n बोलिए 7, चलो अब आप कोई भी m बोलो 9, कोई भी n बोलिए है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है लेकिन कर सकते हो। ठीक है चलो, हाँ हाँ बिल्कुल बड़ा ले सकते हैं 22, चलो आप बोलो 12, और लेना है, इनका वर्ग करना आपको आता है, 22 का वर्ग करना आता है आपको, 12 का वर्ग करना आता है 140 है, 22 का क्या होगा नहीं पता, जब नहीं पता तो क्यों दिया आपने ये मैं अपने लिए नहीं दे रहा हूँ, ये आपके लिए दे रहा हूँ आपको लगा हो चलो कर ले 484, चलिए देखिए, तो पहले बीच का लिखते हैं, तो दोनों का गुणा करना, 2 गुना करना, तो क्या आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 सत्ते 35 दूनी 70, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, और 11 ने 99, तो क्या हो जाएगा 798, ये बीच का आ गया। अब देखो वर्ग करो और वर्ग करके घटाओ, तो 3 का 9, 3 into 3 -20, 9 में 4 घटाना, 9 में 4 घटेगा तो क्या आएगा, हाँ, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसे जरा करके निकालिए जरा, अभी हमने एक बीज लेकर काम किया था, अब 2 बीज लेकर काम करना। तो 55 25 और 100 से 49 घटाएंगे तो ऋण का 24, और 49 में 24 जोड़ेंगे 74, ठीक है, 9 का वर्ग और 11 का वर्ग, 11 के वर्ग में 9 का वर्ग घटाएंगे, 121 में 81 घटाना, नहीं 81 में 121 घटाना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 202,
अगले वाले में 484 में 144 घटाएं 340 और 484 में 144 जोड़ दो 628। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप देखें ध्यान में। अब देखो इसमें तो भाग जाने की जरूरत नहीं है कि एक सम है बाकी भी सम है, किसी का भाग नहीं जाएगा। लेकिन इस वाले में देखिए किसी का भाग जा सकता है क्या? 2 का भाग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गण के 12, 35 और 37 है ना। इसमें देखिए किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा, तो ये हो गया 20, 99, 101। इसमें कितने का जाएगा? 4 का जाएगा क्या? 40 में भी 4 का भाग जा रहा है, 28 में भी 4 का भाग जा रहा है ना। क्या हो जाएगा? 4 8 32, 4 5 20, ठीक है। 13 को 52, 132। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 7 है ना, ठीक है। अब ये जो ऋण 12 आ रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ऐसा है कि जैसे हमने इधर कोण बनाया, तो ये आधार और लंब धनात्मक, अभी आधार ऋणात्मक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ऐसा बनेगा, तो ये ऋणात्मक है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 स्वरूप हो सकते हैं, दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, या पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, माने दोनों प्लस हैं, एक प्लस माइनस है, दोनों माइनस है, एक प्लस है दूसरा माइनस, तो 4 स्वरूप बन सकता है। लेकिन विकर्ण कैसा रहेगा? डी कैसा रहेगा? डी हमेशा धनात्मक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पर निर्भर है, विकर्ण ऋणात्मक नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है। स्पष्ट हो गया क्या? अच्छा, इनमें से देखें कौन सी गणना आप कर चुके हैं? 5 12 13 की कर चुके हैं क्या? कर चुके हैं। तो एक प्रकार वो हो गया गणना करने का, एक प्रकार ये भी हो गया। मेरी बात ठीक है? माने एक ही बोधायन संख्या को हम कई प्रकार से गणना करते हैं, ठीक। ऐसे ही 12 35 37 ये भी कर चुके हैं आप, देखिए 37 जहां आ रहा है वहां देख लीजिए, तो 35 12 37 ऐसा किया है। ये क्या है? ये 12 35 37 कोटि पूरक को कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरह से 20 99 101 जिसमें आ रहा है देख लीजिए 10 में। अभी जो लास्ट वाला है ये नए प्रकार का है, ये हमने नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये जो 132 है, ये 4 के पहाड़े में है क्या? है कि नहीं? 4 3 12 4, तो 4 के पहाड़े में आएगा। तो जो चमय सूत्र का चतुष्टय, अष्टचमय, द्वादशमय, उससे ये आ रहा है यज्ञेन कल्पनता। मेरी बात स्पष्ट हुई है? ठीक है। तो इस तरह से हम बोधायन संख्याओं की गणना करते हैं, जिसका यजुर्वेद में उल्लेख है। और भी कई चीजें हैं। बोधायन सुलभ सूत्र ज्यामिति का ही ग्रंथ है, उत्कृष्ट ग्रंथ है। और जितने सुलभ सूत्र हैं, मैंने मिटा दिया, जितना सका, जितने सुलभ सूत्र हैं, उस सुलभ सूत्र के आधार पर, सुलभ सूत्र इसलिए थे कि यज्ञ वेदी का निर्माण हो,
और यज्ञ वेदी की आकृति किस प्रकार की हो, क्या माप हो, उसके आधार पर। और जो यज्ञ वेदी बनाते थे उसके लिए विशेष प्रकार की ईंटें बनाते थे, उसमें कोई जोड़ नहीं आता। माने ईंटों को बनाना और ईंटों को जब जोड़ेंगे तो आकृति उभर करके आएगी। उसमें कैसी ईंट बनाना, क्या क्या ध्यान रखना, ये उसमें है। आज बनाना हो तो क्या करेंगे, ईंटों को तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो हमारे ऋषि जो मुनि थे, हमारे जो पुरखे थे, तो कोई भी निर्माण करते थे उसमें जोड़ लगाने की जरूरत नहीं थी। वो जोड़ते जाएंगे, आकृति उभर करके आएगी। ये वैशिष्ट था यज्ञ वेदी का। और विशेष फल के लिए, विशेष इष्ट पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के यज्ञ करते थे, विशेष प्रकार के मंत्र बोलते थे। तो विशेष प्रकार की यज्ञ वेदी, विशेष प्रकार के मंत्र, तो विशिष्ट फल की प्राप्ति है, ये उसके पीछे का भाव। ठीक है। और इसीलिए प्राचीन काल से लेकर आज तक की जितनी इमारतें हैं वो स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं। आज भी खंडहर बताते हैं कि इसके पीछे का कितना बड़ा विज्ञान है। ठीक है। तो आज का यहीं पर पूरा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।